चलिए एक बहुत ही तेज ज्योग्राफिकल टूर पर चलते हैं दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स का, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। अपनी ये दौड़ हम शुरू करेंगे अफ्रीका से। तो चलिए इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए। इसमें हम कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स जानेंगे जो इन कॉन्टिनेंट्स की पहचान है। तो हमारी ये रेस शुरू होती है अफ्रीका से और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदियों की, जो इस कॉन्टिनेंट की कह सकते हैं लाइफलाइन है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटी कॉन्गो नदी की। इसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये इक्वेटर को यानी भूमध्य रेखा को एक नहीं बल्कि दो बार पार करती है और आखिर में जाकर मिलती है अटलांटिक ओशन में। चलिए अब कॉन्गो से आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली नदी ज़ैम्बेज़ी की तरफ चलते हैं। इसी नदी पर है दुनिया का एक सबसे शानदार झरना, द फेमस विक्टोरिया फॉल्स। सोचकर ही कितना कमाल का नजारा लगता है ना। ओके, अगली नदी है ऑरेंज रिवर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये नदी निकलती है ड्रेकिन्सबर्ग के ऊंचे पहाड़ों से और कॉन्गो नदी की तरह ही इसका सफ़र भी अटलांटिक ओशन में जाकर ख़त्म होता है। अपने इस टूर को जारी रखते हुए अब हम पहुंच गए हैं नाइजर नदी पर। अच्छा, ये नदी निकलती है गिनी हाईलैंड से और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। पता है क्यों? क्योंकि ये पाम ऑयल की खेती के लिए सिंचाई का पानी देती है और इसी वजह से इसे प्यार से पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला स्टॉप है वोल्टा नदी। वोल्टा नदी सिर्फ एक और नदी नहीं है, ये इस इलाके के लिए पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पन बिजली का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कह सकते हैं कि ये लाखों लोगों की जिंदगी रोशन करती है। और अफ्रीका में हमारी इस नदी यात्रा की आखिरी नदी है लिम्पोपो। अब ये नदी एक और वजह से बहुत खास है, वो ये कि दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लाइन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा ठीक इसी नदी से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका की इन लाइफ गिविंग नदियों को जानने के बाद अब चलिए अटलांटिक ओशन पार करते हैं और पहुंचते हैं नॉर्थ अमेरिका। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे कुछ इमेजिनरी लाइंस इस कॉन्टिनेंट को शेप देती हैं। ये सिर्फ मैप्स पे खींची हुई लाइंस नहीं हैं। ये इस कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल और फिजिकल ज्योग्राफी की बुनियाद हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, एक लाइन दो देशों को अलग करती है तो दूसरी पूरे कॉन्टिनेंट के मौसम को ही बांट देती है। जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये हमें दिखाता है कि ये कॉन्टिनेंट कितना डाइवर्स है। देखिए, उत्तर में कनाडा और यूएसए से लेकर दक्षिण में मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो अब जब हम इस कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ के अलग अलग लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ के घास के मैदानों, पठारों और रेगिस्तानों से। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका के प्लेटोज को समझने से पहले चलिए एक बार फिर अफ्रीका के घास के मैदानों को याद कर लेते हैं। वेल्ड्स जो हैं वो ठंडे और ऊंचे घास के मैदान हैं। सवाना में घास के साथ साथ पेड़ भी मिलते हैं और पार्कलैंड तो और भी घने जंगलों जैसा होता है। अब इसी कंपैरिजन के साथ नॉर्थ अमेरिका के विशाल पठारों को देखते हैं। लेकिन यहाँ का लैंडस्केप सिर्फ पठारों तक ही सीमित नहीं है। ये कॉन्टिनेंट कई बड़े और तपते हुए रेगिस्तानों का भी घर है, जो ज्यादातर साउथ वेस्टर्न यूएसए और मेक्सिको में फैले हुए हैं। चलिए अब अपने इस ज्योग्राफिकल स्प्रिंट के फाइनल लेग पर चलते हैं। अब हम उन देशों पर फोकस करेंगे जो मिलकर सेंट्रल अमेरिका बनाते हैं। ये जो खूबसूरत सा इलाका है, ये असल में 7 छोटे छोटे लेकिन कल्चरली बहुत ही इंपॉर्टेंट देशों का एक ग्रुप है। तो ये रही सेंट्रल अमेरिका के उन 7 देशों और उनकी कैपिटल्स की लिस्ट। हर देश की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। तो इस तेज रफ्तार टूर में हमने काफी कुछ कवर किया, पर सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये नदियां, ये बॉर्डर्स और ये रेगिस्तान, ये सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट्स नहीं हैं। ये सब मिलकर किसी भी कॉन्टिनेंट के इतिहास, उसकी कल्चर और वहाँ के जीवन की पूरी कहानी बनाते हैं।